नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी शान की मुलाकात में एक बार मैं फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं दिल्ली के जाने माने क्रांतिकारी नेता नंदा भाई राजपूत से, जो कि अध्यक्ष हैं जिंदाबाद क्रांति पार्टी के। और दिल्ली के अंदर लगभग 25 से 30 सालों के अंदर जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए उनमें इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। तो स्वागत है आपका राजपूत जी। जिंदाबाद। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात है। मेरी दिल्ली आज मेरी शान। हम आपसे बात करेंगे कुछ मुद्दों को लेके। विश्वासनगर एक ज़माने में एक ऐसा क्षेत्र था, जमुना पार की राजनीति विश्वासनगर से चलती थी। विश्वासनगर की राजनीति और जमुना पार की मिलकर दिल्ली को लीड करते थे। कहा जाता था विश्वासनगर विधानसभा के ऐसे नेता हैं जो कि दिल्ली के अंदर अपना परचम लहराते हैं, पर कहीं ना कहीं इनका कद छोटा हो गया है। लगातार उम्मीदवार बाहर से आते हैं, लगातार चाहे निगम पार्षद का चुनाव हो, चाहे ये विधायक का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो। हमें इतनी कंगाली छा गई है कि किसी भी पार्टी को अपना उम्मीदवार लाने के लिए बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, या ये कहे कि हमें आयात करना पड़ता है, जिसके कारण जनता को नुकसान हो रहे हैं। नंबर एक, स्थानीय मुद्दों को लेकर बड़ी कोई अपना ऐसा नेता नहीं है जो कि गंभीर हो। गलियों की हालत बहुत ख़राब है, स्थानीय मुद्दे पिछड़ गए हैं और आने वाला इनका कोई विजन नहीं है नेताओं का। जहाँ तक मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप विश्वासनगर की मिट्टी में खेले कूदे, विश्वासनगर की भावनाओं को, विश्वासनगर की ज़रूरतों को समझते हैं। लेकिन आप जैसे जो युवा चेहरे हैं उनके सामने कुछ समस्याएं बड़ी हैं। शराब से लेके, जूते से लेके, कंबल तक और बस के किराए तक फ्री व्यवस्था है। नाकारा कहेंगे या सुविधा कहेंगे, ये आप हमें बताएंगे। कैसे आप सामना करेंगे? तो पहला सवाल है आपका कि विश्वासनगर में आजकल जो राजनीति चल रही है, बांटने की राजनीति चल रही है, और आपकी नीति जो है लोगों को क्रांति की नीति है, तो आप कैसे सामना करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो अब तक राजनीति चलती आई है, जब से देश आज़ाद हुआ जी, ये देश की आज़ादी के लिए न जाने कितने क्रांतिकारियों ने, कितनी माताओं बहनों ने अपना बलिदान दिया। पहला नंबर तो उसका इतिहास मुझे लगता है हमारे शिक्षा के जो केंद्र खुले हुए हैं, पाठ्यक्रमों में नहीं पढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि ये लोग क्रांतिकारियों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारे देश के लिए जिन्होंने शहादत दी, खून बहाया, उनके बारे में हमारे जो आने वाली नस्लें हैं, पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, उनको पढ़ना चाहिए। मगर वो कुछ भी नहीं है पाठ्यक्रम में, उनकी शहादत को नहीं दर्शाया जाता। मान लीजिए हम कहीं भी देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की ऐसी मूर्तियों के लिए हमें लड़ा दिया जाता है, क्योंकि जबकि हमारी समस्या है बेरोजगारी, रोजी रोटी, भूख। राजपूत जी, मेरी बात सुन लीजिए। यही कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ। आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि आप क्रांति की बात करते हैं, आप आदर्शों की बात करते हैं। आप जिस देश ने 1100 साल तक लगातार आक्रमणकारी को झेला और देश आज़ाद करा, ये आप मानते हैं। एक व्यक्ति आता है 10 दिन पहले कंबल बांट देता है, खाना बांट देता है, तो आप उनका सामना कैसे करेंगे? देखिए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो कंबल बांट रहा है, शराब बांट रहा है, मिठाई बांट रहा है, चादरें बांट रहा है, शॉल बांट रहा है। मैं कुछ दिन पहले यहाँ एक शमशान घाट है, वहाँ किसी के फूल चुगने थे, तो एक मित्र थे हमारे, तो मैं रास्ते जा रहा, कह रहा भैया जरा वहाँ तक चलना, फूल चुगने हैं। तो मैं शमशान गया तो मैंने देखा वहाँ पर कि बड़ी स्थिति खराब थी। जो मुर्दे होते हैं उनके ऊपर जो चादरें या शॉल जो चढ़ाई जाती है, वहाँ के जो पंडित है उसका काफ़ी ढेर सारी लगी थी। मैं कुछ दिन पहले गया था तो मैंने देखा ये सब कहाँ खाली हो गई। तो उन्होंने कहा भाई साहब मत पूछिए, पंडित जी ने कहा कि मत पूछिए, चुनाव का दौर है, आपके क्षेत्र के नेता ही ले जाते हैं और उसी से सम्मान करते हैं वहाँ के लोगों का। तो ये स्थिति तो हमारे क्षेत्र में बनी हुई है। दूसरे नंबर, जो आज मिठाई बांट रहे हैं, सब जानते हैं 5 साल के लिए बच्चों के मुंह से निवाले छीनने वाले हैं लोग। जो कंबल बांट रहे हैं, सब जानते हैं कि 5 साल ये उन्हीं जनता की खाल उधेड़ने वाले हैं लोग। जो आज ये चप्पल जूते बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं? ये 70 सालों की आज़ादी के बाद भी लोगों ने कहा 70 साल से कांग्रेस रही, कांग्रेस ने ये किया, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो जब 2 करोड़ रोजगार की बात आती है तो मोदी जी से लोगों ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार दीजिए। तो उनके समर्थक, या चाहे उन्हें अंधभक्त कह लो, वो लोग कहते हैं भाई 2 करोड़ रोजगार किस चीज़ के चाहिए? 70 साल पहले क्या आपको कलेक्टर बना रखा था, आपको IPS IAS बना रखा था कांग्रेस ने? तो ये स्थिति है दोनों की कि हम पे जो समस्याएं हमारी, उसके समाधान के लिए कोई काम नहीं करता, समझौते के लिए मजबूर करता है। कभी आपने 70 सालों में रोजगार नहीं दिया तो हमने कह दिया तो हम भी नहीं दे पा रहे, और इसमें समझौता कीजिए। मगर क्रांतिकारी क्या चाहता है? क्रांतिकारी समझौते की राजनीति नहीं चलते। हम चाहते हैं कि जो समस्या है उसका समाधान करें। हमारी लड़ाई है समाधान की, समझौते की लड़ाई नहीं है। एक चीज़ बात ठीक है। अब मेरी बात सुन लीजिए। आपने कहा कि 70 साल या ये जो और पार्टियां आई हैं
कि हम कहाँ मुकाबला कर पाएंगे जूते चप्पल इनसे बांटने वालों से। पहले 70 साल जिन्होंने राजनीति करी कांग्रेस ने, है वो लोग हैं, आज उनका ज़मीन पे कुछ नहीं है, वो जूता चप्पल मिठाई यही बांट सकते हैं। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले जो क्षेत्रीय जो काम कर रहे हैं कि हम जूता चप्पल बांट रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले नीचा किसको दिखाया? जो उनकी पार्टियों 15-15, 20-20 लोग कैंडिडेट है, टिकट मांग रहे हैं, सबसे पहले उन्हें बताया उस व्यक्ति ने कि जो सट्टा खेलता हो, जुआ खेलता हो, इस प्रकार के अनगिनत काम करता हो, जिसने कभी किसी को पानी ना पूछा हो, चाय ना पूछा हो, वो आज जूते चप्पल मिठाई बांटने का काम कर रहा है। तो उसने सबसे पहले कहा कांग्रेसियों को, जो 20 साल 30 साल 35 साल जिन्होंने गली गली नारे लगाए कांग्रेस के, दरियाँ बिछाई, उनको टिकट ना मिले, उनके हौसले टूट जाए, उन्होंने कहा तुम्हारी औकात नहीं है, तुम टिकट काहे को मांग रहे हो, मेरे चप्पल जूते के लिए अपनी माताओं बहनों को भेजो और लाइन में लग जाओ। तो उनका वर्क उनको दिखाया, उनको सबसे पहले उसने कहा कि तुम्हारी औकात नहीं है। तो पहले उसकी लड़ाई तो कांग्रेस में कांग्रेसियों से है, हमसे तो लड़ाई है ही नहीं। दूसरे नंबर भी उनकी टिकट की लड़ाई है, जितनी पार्टी हैं, आम आदमी है, कांग्रेस है, भाजपा है, 30-30, 35-35, 25-25 कैंडिडेट आपस में टिकट मांग रहे हैं। हम तो चुनाव मैदान में है ही नहीं अभी। हम आपकी इसी बात वो अपनी पार्टियों में 11 खेल रहे हैं, 12 खेल रहे हैं, क्वार्टर फाइनल खेल रहे हैं, सेमीफाइनल खेल रहे हैं। उनको पता है कि सामने सेमीफाइनल में कौन खड़ा है, ये सब भ्रांतिकारी आने वाले हैं, मगर फाइनल में उन्हें क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत मिलने वाला है। ये उन्हें साफ यही आपको जानकारी मैं पूछना चाहता हूँ कि जो 30 साल से लेकर 40 साल तक एक व्यक्ति एक पार्टी में कार्य करता है, जी जी, और ऐसा जो आपने कहा कि सटोरी माफिया बिल्डर ये लोग आके एंड टाइम पे टिकट ले आते हैं, देखिए तो क्या ये कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या है नहीं है? वजह से विश्वास नगर का विकास रुका हुआ है। हम विश्वास नगर का नाम लेते हैं, बिकम सिंह कॉलोनी का नाम लेते हैं, न्यू संजयमर कॉलोनी का नाम लेते हैं, लोगों को डर लगता है कि अपने क्षेत्र के बारे में बताने में कि हम रहते कहाँ हैं। हाँ, लोगों की मानसिकता चेंज हो जाती है, क्या यार 3rd क्लास एरिया में रहते हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल इन्होंने ऐसा बना रखा है। ये लोग यहाँ नहीं रहते, जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका वोट भी यहाँ पर नहीं है, चुनाव जो लड़ रहे हैं निगम के वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं उनका वोट यहाँ नहीं है, और वो यहाँ की रहनुमाई की बात करते हैं। जो आज जो पैसा बांट रहा है, ये सब कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो दुकान चलाना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, यहाँ व्यापारी बन के आएगा। 17 साल से लगातार भाजपा है निगम में, कितना दिया आपके क्षेत्र को उसने? देखिए कुछ भी नहीं दिया। आप भी इस क्षेत्र में रहते हो, मेरी दिल्ली मेरी शान। मैंने एक सब पूछा आपसे, माइनस प्लस बता दीजिए, 17 साल से कितना मजबूत किया? कुछ भी नहीं दिया, 0/0 है। और अगर वो लोग आ सकते हैं, महापौर आए तो यहाँ बताएं, आप भी इस पट्टी में बैठे हो, 28-29 ब्लॉक की पट्टी है। अभी पिछले दिनों क्या हुआ, महापौर ने क्या करवाया? जो हाउस टैक्स के नाम पर लोगों के घरों पे नोटिस भेज दिए, जो कि पूरी दिल्ली में कहीं भी इस प्रकार से हाउस टैक्स नहीं लिए गए थे। नोटिस भेजे, फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करी तो उन्होंने चश्मे लगवा दिए उनके मकानों पर। स्थिति ये हुई कि 28-29 ब्लॉक विश्वास नगर से लेके 18 वार्ड की पट्टी तक लोगों से इलीगल उगाही की गई हाउस टैक्स के नाम पे। उसका हिसाब भी देना पड़ेगा महापौर को, भारतीय जनता पार्टी को हिसाब देना पड़ेगा। कांग्रेस के कर्म अच्छे नहीं थे तो कांग्रेस को उठा के फेंक दिया लोगों ने। आज भाजपा भारतीय जनता पार्टी के कर्म अच्छे नहीं तो उसको भी उठा फेंकेंगे। आज कहते हैं एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। ये कौन दे रहे हैं? ये उनको दे रहे हैं जो बेचारों को, जो भूखे नंगे लोग कर दिए गए हैं। वो शराब पियो, उनकी बहन बेटियां जाके घरों में बर्तन मांजे, शाम को आए, रात को 1 बजे 12-1 बजे के बाद शोर मचता है। हमारे न्यू संजयमर कॉलोनी में, बिकम सिंह कॉलोनी में क्या हुआ कि पति मार रहा, जब मैं आपके कार्यालय जब भी मैं आपके कार्यालय पहुंचता हूं या मैंने देखा है आपके कार्यकर्ताओं को, अधिकतर आपके वो वर्ग है जो हैंड टू माउथ है, यानी कि मजदूर वर्ग है, सामान्य वर्ग है, जिनके घर 20-20 गज के हैं, 50-50 गज के हैं, 25-25 गज के हैं। निगम ने पिछले 40 साल से कोई योजना नहीं बनाई कि अगर उनका कोई आदमी अपने पूरे जीवन की पूंजी इकट्ठी करके एक छोटा सा घर बनाता 25 गज का 50 गज का, कोई नियम नहीं है। वो कहते हैं ये अवैध मकान है और वहाँ उगाही होती है या उसे तोड़ दिया जाता है। आप अपने कार्यकर्ताओं का या विश्वास नगर की जनता का कैसे इन लोगों के खिलाफ खड़े होकर एकजुट करके सत्ता में आके? सबसे बड़ी मजबूती इस देश की लोकतंत्र और संविधान। संविधान हमें क्या देता है, लोकतंत्र हमें क्या देता है। दूसरे में जिनको कच्चा पक्का ये कह रहे हैं, हाँ, उनमें लोग तो रह रहे हैं। उनका वोटर पहचान पत्र किसने बनाया? एक बात बताइए, जो वोटर पहचान पत्र पक्के हैं, उन वोट पढ़ने से हमारे देश, हमारे क्षेत्र के नेता पक्के हो जाते हैं, तो क्या उनके मकान कच्चे रह जाएंगे? सर, तो उगाही परेशान हो तो उगाही कर रही है, इससे छुटकारा कोई क्रांतिकारी दिलवाएगा? ये भ्रांतिकारी पार्टियों के भ्रांतिकारी लोग नहीं दिलवा सकते। सभी मेरे जीवन से परिचित है, हर आदमी जानता है, आप भी जानते हो, क्षेत्र में देख रहे हो। आप जिस कॉलोनी में बैठे हो, जिस एरिया में बैठे हो, इसको भी कच्चा बोलते हैं लोग। हमारी कॉलोनी बिकम सिंह कॉलोनी, उसको भी डराते हैं, कच्चा बोलते हैं।
उधर जाइए न्यू संजमर कॉलोनी, उसको तो वहाँ सर बोर्ड पक्का कैसे होगा उनका? पिछली बार जो विधायक रहे, पहले विधायक यहाँ से रहे 15 साल, नसीब सिंह जी, उन्होंने 15 साल में उस कॉलोनी को ही डराते रहे कच्ची है कच्ची। लास्ट टाइम में वो क्या हुआ, आखिरी सालों में वो कैलेंडर बांट के चले गए कि पक्की हो गई जी। उसके बाद फिर क्या हुआ, निगम में महापौर ने क्या किया, उनने कहा पूरी दिल्ली में लगाया कि भाई हम जो है MCD से इनकी रजिस्ट्री कराएंगे। तो लोगों से उनसे रजिस्ट्रेशन फीस ले ली 12-12, 13-13 हज़ार। उन गरीब बेचारों से जो रोजगार से भटक रहे हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था नहीं है। रही बात और भी बड़ी है यहाँ पे कि जो पूरे एशिया के अंदर एक कॉपर मार्केट कहा जाता था इस विश्वास नगर को, जहाँ बहुत बड़ा व्यापार होता, लघु कुटीर उद्योग, छोटे घरेलू व्यापार यहाँ होते थे, लोग बड़े खुशहाल थे अपनी मेहनत करके। स्थिति क्या हुई ना, ये लगा कि यहाँ के लोग यार अपने ताकतवर कैसे हो रहे हैं, अपना बिजनेस कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इनको कैसे तोड़ा जाए, कैसे भिखारी बनाया जाए, कैसे जूते चप्पल के लिए मिठाई के लिए लाइन में लगे भिखारी बने। ये स्थिति किन्होंने दी? यहाँ के सनवाईदारों ने, यहाँ के नेताओं ने, उनकी मानसिकताओं ने, और कुछ हमारे क्षेत्र के लोग जो छुटवैये नेता थे वो दलाली में लगे रहे। आज बहुत होते हैं जिनको टिकट नहीं मिलता, आज कहते हैं पैसे नहीं है, साहब बड़े बड़े साहूकार आ रहे हैं, ये उनकी कमी से आ रहे हैं। आज वो सब एकजुट हैं, यूँ कहते हैं नंदा भैया आप चिंता मत करो, हम किसी पार्टी में रहे, पहले क्षेत्र को देखेंगे। क्योंकि हमने जिंदाबाद क्रांति पार्टी का गठन, मैंने 35 साल की मेहनत करने के बाद, एक क्रांतिकारी आंदोलन चलाने के बाद मैंने गठन किया कि हमारे भाइयों को। एक बड़ी बात, एक जमाना था आज़ादी से लेकर आज तक, पहले राजनीति के अंदर एडवोकेट हुआ करते थे, पत्रकार हुआ करते थे, डॉक्टर हुआ करते थे, आप जैसे समाज सेवी हुआ करते थे। लेकिन आज जो जगह ले ली है, कुछ कोई किसी का सट्टे का काम है, किसी का दारू का काम है, कोई बिल्डर है, एक कोई धनाढ़ वर्ग से अचानक आके थाली बांटने लग जाता है। तो आप इसे किस प्रकार देखते हैं? देखिए ये तो बहुत पास की बात और दूर की भी लगा लीजिए आप। पहले लोग चंबल में डाकू रहते थे, अब चंबल में मैं भी घूमता हूँ, काफ़ी लोग काम करता हूँ, उनके लिए भी काम करता हूँ। आदिवासी जंगल में रह रहे हैं, उनके लिए भी काम करके आया हूँ। ज़्यादा दिन नहीं हुए, 1.5 हफ्ता पहले मैं गया था, तो वह काम करके आया। तो चंबल में भी स्थिति है कि वहाँ डाकू रहे नहीं। अब मैं देख रहा था कि भाई डाकू कहाँ गए, कहले डाकू तो भाई विधानसभा और लोकसभा में पहुँच रहे हैं। तो जो डाकू वहाँ के जो डाकू थे, या विधानसभा और लोकसभा में उसी मानसिकता के लोग बैठे हैं, चाहे ज्वारी हों, सटोरी हों, चकलेबाज हों, लुटेरे हों, इस प्रकार के लोग विधानसभाओं में लोकसभाओं में पहुँचेंगे तो उन्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम उनके हाथ में, पुलिस उनके हाथ में, महकमा पूरा उनके हाथ में, जहाँ चाहेंगे वहाँ लूटेंगे। सीलिंग करानी है तो 4 पुलिस वाले लेके चल दिए, तो सामने वाले सोच रहा कौन आ रहा है, गन लेके खड़े हैं, सीलिंग हो रही है, दे साथ में दलाल भी घूम रहे हैं। वही लोग सीलिंग खुलवाते हैं, वही सीलिंग करवाते हैं, और तो आप और मांग करेंगे, मधवाते हैं। आप मांग करेंगे जो निगम पार्षद रहे हैं, पहले इनकी पार्टी को वोट जब दिए जाए या इनसे बात जब की जाए, पहले इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। देखिए संपत्ति की हमें कोई जांच नहीं करानी, पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं। आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बना रखी, आप पहले ये सोचें कि इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों से किसके गले में पट्टा डाल के उनका भोमो करने वाला आपके क्षेत्र में आ रहा है। पहले हम इसके गले में खुद पार्टी का पट्टा पड़ा है, वो खुद गुलाम है, तो वो आपकी आज़ादी के लिए नहीं लड़ सकता। बड़ा आदमी चाहिए आपको, क्रांतिकारी, जो आपकी आज़ादी के लिए लड़ सके, जिससे किसी का मोह ना हो, त्याग की भावना हो। क्रांतिकारी व्यक्ति होता है बलिदान और त्याग के लिए पैदा होता है, समाज सेवा के लिए पैदा होता है, दुकान चलाने के लिए नहीं। आप वार्ड नंबर 17 ही विश्वास नगर से आते हैं जी। यहाँ आपको क्या लगता है कौन कौन से कार्य होने चाहिए जो निगम पार्षद ने नहीं किए? देखिए अगर मैं गिनाऊंगा तो 1000 कार्य हो जाए, आप कुछ मगर मैं ये बता सकता हूँ कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जी बताएं। हैं गिनाने के लिए मैं उनकी चीज़ों में नहीं आपकी निगाह में ऐसे कौन से कार्य जो होने चाहिए? देखिए बहुत सारे काम हैं जो आपके सबसे प्राथमिकता रहेगी। वृद्धा, विकलांग, ये पेंशनें एकदम सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुँच रही है, बंद हो चुकी है। मेरी बात सुन लो, पहुँच नहीं रही, मतलब पहुँचना ना पहुँचना बंद होना ही है। जी ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूँ पहले पहुँचती थी, अब नहीं पहुँच रही तो बंद है वो। ठीक जी, समझ रहे हो मेरी बात। ये चीज़ है, हमारे बच्चे जो है, छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं बराबर के हो गए, तो उनके पास ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए। कोरोना काल में 2 साल कोरोना काल चला, वो दौरान कहा सरकारों ने एक ऐलान कर दिया कि भाई हम बच्चों को जो है ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के जो भी शासन में थे, चाहे केजरीवाल सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की MCD हो, चाहे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि आपने उनको ऑनलाइन पढ़ाने की बात तो कर दी, तो ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे वो लोग जिनके घर में फ़ोन ही नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन, जिनके माँ बाप के पास सिर्फ बटन वाला फ़ोन था, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो आप ऑनलाइन वो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? उनकी शिक्षा को आपने ख़त्म करने का काम किया, उस पीढ़ी को आगे बढ़ने से रोका आपने, इसके गुनहगार हो। आपने उनकी शिक्षित होने से, उनको जो शिक्षित होना चाहते हैं उनकी शिक्षा का कत्ल किया, आप सबसे बड़े गुनहगार हो। क्योंकि सबसे बड़ी मजबूत देश की सबसे बड़ी सभ्यता है तो हमारे देश का शिक्षित व्यक्ति है।
जब जो शिक्षा से रोक रही है जो सरकार, वो सबसे बड़ी कातिल है। और उन्होंने रोका, अगर उन्हें ये पता था कि हमारे क्षेत्र में कितने स्कूल हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं, ये सब पता है, सब इनके पास पूरे कागज हैं, पूरे डॉक्यूमेंट है, पूरी लिस्ट बनी पड़ी है, तो सबसे पहले ये चाहते हैं विधायक, सांसद, निगम पार्षद कि उस क्षेत्र में प्रत्येक बच्चे को जो पढ़ रहा है स्कूल में उसके एंड्रॉयड फ़ोन पहुँचाते, उसके बाद ऐलान करते कि हम ऑनलाइन सेवाएं दे रहे हैं, पढ़ाई की आप पढ़िए, तो बच्चों की पढ़ाई ख़राब ना होती। आज स्थिति वही है बच्चों की कि कोई पेंचर की दुकान पर लगा है, कोई पकौड़े तल रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई अपने गाँव पलायन कर चुके, जो यहाँ बच चुके थे, जिनके वोटर ID थे, सब कुछ था, इनके बच्चे 10वीं में पढ़ रहे थे, 12वीं में पढ़ रहे थे, उन लोगों ने देखा एक ऐसी भीड़ थी। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, आज भी लिस्ट बना के देख लो, जितने लोग पैदल चल के 1500 किलोमीटर लोग गए, वो कौन लोग थे, हिंदू थे या मुसलमान थे, कौन लोग मरे थे, उनकी लिस्ट देखो। स्थितियाँ खराब थी। मैं एक और बात बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। हमारे विश्वास नगर में एक पांडे जी रहते थे, किराए पे रहते थे, और वो मोदी मोदी चिल्लाते थे। स्थिति कोरोना काल की थी, बड़ी दयनीय स्थिति थी, और मुझे लगा मजदूर वर्ग के थे, मुझसे जुड़े हुए थे, मगर मोदी के परम भक्त थे। तो उनकी जो पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, भैया मुझे कहती थी 7 महीने से गर्भवती थी वो, और उनकी स्थिति खराब थी। तो मुझे लगा कि इनके घर में कुछ नहीं है। तो हमारे पड़ोस में ही एक राशन की दुकान है, संजय हैं उसके संचालक, मैं उनसे लड़ बैठा। मैंने कहा मेरे घर में कुछ नहीं है, उनसे एक किट लड़ने के लिए। कह रहा भैया आपके घर में रोटी नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, मुझे एक किट चाहिए। मैं उससे एक किट लेके आया लड़के, और उसको पहुँचाई, बेचारे को मैंने पहुँचाई। फिर मैंने कुछ दिनों बाद उससे पूछा, मैंने कहा भाई कुछ ज़रूरत तो नहीं है? कह रहे नहीं भैया कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मगर मोदी बढ़िया कर रहे हैं, मोदी बढ़िया कर रहे हैं, आएगा मोदी, मतलब उस तरीके के उनके बयान थे। तो फिर कुछ दिनों बाद पता चला वो पलायन कर चुके, वो भी गांव जा रहे थे अपनी गठरी बांध के, बीवी को, गर्भवती बीवी को लेके। मेरे को लगा कि कुछ दिक्कत होगी, मैंने खुद फ़ोन करा। जब मैंने उनको फ़ोन करा तो वो जो आदमी था, जो पांडे जी थे हमारे, रो रहे थे बिलक बिलक के। तो मैंने पता नहीं क्या हुआ, तो इतनी देर में उनकी पत्नी ने उससे हाथ से फ़ोन छीन लिया, रास्ते में कहीं थे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि नंदा भैया, आपके पांडे जी का मोदी जो था, जिस बच्चे का नाम नरेंद्र मोदी रखना चाहते थे, वो आज मर गया है रोड पे, उनका बच्चा गिर चुका था चलते चलते। तो ये स्थितियाँ हुई। आज जब मैं पांडे जी से बात करता हूँ तो वो इतनी गालियाँ देते हैं कि इससे निकम्मा और नकारा आदमी आज तक हमारे देश के अंदर कभी हुआ ही नहीं, जिसने रोजी रोटी सब चीज़ें लोगों की छीन ली, चैन छीन लिया, शांति छीन ली। दिल्ली से पलायन हुआ, दर्दनाक था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, पलायन आप इसको नहीं, देश के बंटवारे को लेकर भी जोड़ सकते हैं। बंटवारे में भी इतनी दयनीय स्थिति नहीं हुई जो कोरोना काल में इस सरकार ने की। लोगों के दर्द को देखा हमने, एक ऐसी भीड़ को देखा जिसको ये नहीं पता था कि हम कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे हैं। वो दर्द आज भी है लोगों के बीच, इसको याद रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि मैं निगम का चुनाव लड़ रहा हूँ, पूरे देश के लिए दर्द है। हम देश के भारतीय नागरिक हैं, पूरे भारतवासियों के लिए दर्द है। पूरी दुनिया के शहरों में पूर्वी दिल्ली नगर निगम 400वें स्थान पे आती है। एक जमाना था कुल 7 लोग दिल्ली के अंदर नेतृत्व करते थे, 7 सांसद, और पूरी जमुना पार साफ रहता था, दिल्ली साफ रहती थी। पूरा सिस्टम है, करोड़ों रुपए का बजट है। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं कि हम 400वें नंबर में सफाई नहीं हो रही है? देखिए, सफाई का मुद्दा ऐसा है कि यहाँ पर लोग राजनीति के दबाव में स्थिति होगी कि जो दिल्ली के सफाई कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह भी समय पर नहीं मिल रही। जो आंगनवाड़ी कर्मचारी भी हैं, आंगनवाड़ी महिलाएं भी हैं, वो भी आज हड़ताल पे बैठी हुई हैं, ठीक है, जिन्होंने वादे किए थे कि हम इतने देंगे। सफाई कर्मचारियों का मुद्दा ऐसा है कि हमने सन 2016 में, जब भी यही स्थिति थी, जो कूड़ा फेंक रहा था, जगह जगह हो रहा था, तो हमने अपने क्षेत्र की विश्वास नगर की RWA है, संत बाबा भीखम सिंह कॉलोनी, वहाँ सभी लोग जानते हैं, हमने सफाई कर्मचारियों के समर्थन में केजरीवाल जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पुतला फूंका था कि इनको तनख्वाह देनी चाहिए। आपकी समस्या कोई भी हो, केजरीवाल की या प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की, मैं समस्या से जूझ रहे हैं हमारे क्षेत्रवासी। अगर सफाई कर्मचारी को तनख्वाह समय पर नहीं मिलेगी तो हमारे क्षेत्र में गंदगी, कूड़ा, विभिन्न प्रकार की महामारियाँ फैलेंगी, जिससे यहाँ के बच्चे, हम सभी लोग बीमार पड़ेंगे, क्षेत्र का माहौल ख़राब होगा, बहुत सी अनगिनत बीमारियाँ हो जाएंगी, जिससे लड़ने के लिए पहले ही सरकार हमारी स्वास्थ्य सेवाओं से में बहुत कमज़ोर हो चुकी है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी परेशानियाँ खड़ी होंगी। तो हमारे जो करने की वजह से हमारे RWA ने प्रदर्शन करा, और उसको देखा देखी पूरी दिल्ली में सभी RWA ने जब प्रदर्शन किया तो इनको, सरकारों को, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह देनी पड़ी। मुझे लगता है कि सभी फिर दोबारा एक मैसेज देना चाहता हूँ दिल्ली के सभी RWA से
कि अगर हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों की तनख्वाह नहीं मिलती है, आंगनवाड़ी महिलाओं की तनख्वाह नहीं मिलती है, तो अपनी अपनी RWA से, दिल्ली की सभी RWA से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्रदर्शन करो, इन दोनों की राजनीति करने वालों को दोनों के पुतले फूको और अपने सफाई कर्मचारी भाइयों के जो मजदूर है इसकी तनख्वाह जरूर दिलवाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम का पंचलाइन आखिर में होता है, मुझे चांस मिला तो जनता के लिए 2 शब्दों में क्या? मुझे चांस मिला तो मुझे लगता है कि जो शिकायतें हैं लोगों के दिलों में, जो दर्द है, उस दर्द को मैं कम से कम कर दूंगा और उनकी मूलभूत सुविधाएं के लिए जो जूझ रहे हैं उन मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझने नहीं दूंगा, चाहे मुझे किसी भी स्तर पर लड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े। पर जो यहाँ समस्याएं जो जगह जगह हर गली मोहल्ले में दिखाई देती हैं वो समस्याएं नहीं रहेंगी। सीलिंग की समस्या बिल्कुल ख़त्म होगी। मेरे क्षेत्रवासी सभी जानते हैं कि सीलिंग के मुद्दे पे सन 2000 में मैंने आंदोलन किया, मैं जेल गया, जेल काटी, उसके बाद आज 22 साल हो गए मुकदमा झेल रहा हूँ। सीलिंग की सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र की, गंदगी की भी समस्या है, उगाई की भी समस्या है, जो उगाई कर रही है इनलीगल, इन सब के खिलाफ मेरा एक आंदोलन है, क्रांति है, जो जिंदाबाद क्रांति पार्टी के रूप में गठन किया। ये पार्टी क्षेत्रीय है, हमारे विश्वास नगर से रजिस्ट्रेशन है, मैंने इसलिए रजिस्टर्ड कराई। मैंने छोटे छोटे गरीब से गरीब व्यक्ति को चुनाव लड़ाया, आपने देखा कि मैं अकेला झंडा बांध के घूमता रहा और गरीब से गरीब व्यक्ति को मैंने आगे लाने की कोशिश करी, लोकतंत्र की इज्जत बचाने की कोशिश करी, संविधान को बचाने की कोशिश करी। आज भी उसी संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, यहाँ के जनमानस को बचाने के लिए, यहाँ के मूलभूत सुविधाओं को लाने के लिए मैं चुनाव मैदान में खड़ा हूँ और आप लोगों का सहयोग चाहता हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारी क्षेत्र से जो मेरी दिल्ली, मेरी शान जो है, इसने अपने पूरी दिल्ली में एक शान कर रखी है। और एक खास मुलाकात जो कार्यक्रम है सभी लोग देखते हैं, मैं भी इसको निरंतर लगातार देखता रहा हूँ कई वर्षों से और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि ये बहुत स्तर पर, पूरे ऑल इंडिया स्तर पर आपकी ये खास मुलाकात पहुँचे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी गोपाल राजपूत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नंदा भाई राजपूत। तो इन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर जनता हमें चांस देती है तो पहले इनकी प्राथमिकता रहेगी सीलिंग नहीं होगी। गरीब से गरीब व्यक्ति भी उम्मीदवार हो सकता है इनकी पार्टी का। मैं गोपाल राजपूत करण आपसे यहीं विदा लेता हूं, नए विचारों के साथ, नए मुद्दों के साथ एक बार मैं फिर आपसे मिलूंगा। नमस्कार।